बाबर आजम को पहली दफ़ा कैप्टनसी मिली 2020 में, जब सरफराज अहमद की एक बुरी सीरीज़ गई अगेंस्ट श्रीलंका और उनको कैप्टनसी से निकाल दिया गया। फिर 2023 में बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी दी गई जब शाहीन अफरीदी की बुरी सीरीज़ जाती है अगेंस्ट न्यूजीलैंड और उनको एक बार फिर रेजिग्नेशन देना पड़ा कैप्टनसी से। तो क्या ये कारमा या मगाफात अमल है कि बाबर को बार बार रेजिग्नेशन देना पड़ता है, या ये एक और मिस ट्रीटमेंट है पीसीबी की जो बहुत सारे प्लेयर्स को अफेक्ट करती आई है? और अब जबकि बाबर आजम को कैप्टनसी से निकाल दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात बेहतर हो जाएंगे या हमारा वही हाल रहेगा जो पिछले 1-2 साल से चलता आ रहा है? इन सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि मैं बाबर की कैप्टनसी पे बात करूं, मैं पीसीबी की स्टेटमेंट पे बात करना चाहूँगा जो कि उसकी कैप्टनसी की रेजिग्नेशन पे सामने आई है, जिसपे उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को तो वो बैक कर रहे थे, लेकिन बाबर का खुद का फैसला था कि वो ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस बोर्ड ने शाहीन अफरीदी से लेके तमाम अच्छे बुरे कैप्टन्स को निकाल दिया और कुछ अरसे ही उनकी कैप्टनसी चलने दी, उसमें बाबर आजम ने ऐसा क्या ख़ास किया जो कि 2020 से कैप्टनसी मिलने पे आज 5 साल होने को हैं और उनको मोर और लेस तमाम पीरियड दिया गया एज अ कैप्टन। आई थिंक इसको समझने के लिए आपको देखना होगा पीसीबी इस वक्त चला कौन रहा है। मोहसिन नकवी की उम्र देखें या पीसीबी सिलेक्शन कमेटी में लोगों की उम्र देखें, आपको एक कॉमन थीम ये नज़र आएगी कि इनकी जवानी गुजरी है टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट को आइडियलाइज करते हुए। इनको वो बैटर्स पसंद आते हैं जो बाय द बुक खेलते हैं, या वो बॉलर्स पसंद आते हैं जो उनको 1990s की या अर्ली 2000s की याद दिलाता है। तो फिर वही होता है कि जो आपको आंखों को बहाने वाले प्लेयर्स और ट्रेडिशनल लेवल ऑफ क्रिकेट खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं, वो उनको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर जो मॉडर्न स्टाइल को अपना रहे हैं। शाहीन अफरीदी शायद बिल्कुल मॉडर्न ना हो, लेकिन उनके जो सोच थी, जिस तरह से वो डिफरेंट चीज़ें ऑलरेडी ट्राई कर रहे थे पहली सीरीज़ में, पता चल रहा था कि वो एक नई अप्रोच के साथ जा रहे हैं जो कि जो ट्रेडिशनल लोग जैसे कि मैंने कहा उनको शायद नहीं भाती। और फिर अगर आपने 2020 से उनका करियर फॉलो किया हो या उससे पहले से, तो बाबर आजम हैज़ ऑलवेज बिन द पोस्टर बॉय ऑफ पीसीबी। कोई भी मार्केटिंग मटीरियल हो, बाबर आजम वॉज ऑलवेज ऑन द फोर फ्रंट ऑफ थिंग्स। वो शायद ये भूल गए कि इस दौरान शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शादाब खान, ये सारे प्लेयर्स भी एक स्टार बन के उभर रहे थे, लेकिन शायद हमने ज़्यादा अहमियत हमेशा दी बाबर आजम को। तो वो कहते हैं ना कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो शायद ये पीसीबी ने गलती कर दी और आज हम बाबर आजम को तो बैक कर पा रहे हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी और दूसरे क्रिकेटर्स के साथ वो ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे। अब अगर बाबर आजम की कैप्टनसी की बात करें, तो ये वही बाबर आजम है ना, चाहे हम कोई बड़ा मैच जीते हों या कोई मैच बुरी तरह हारे हों, इनका एक ही नारा होता था कि हमें एका नहीं तोड़ना। तो क्यों उस कैप्टन ने जब एक और बंदे को कैप्टनसी दी गई, दोबारा उससे कैप्टनसी लेके अपनी लालच को प्रायोरिटाइज़ किया? तो क्या ये उनके एका वाले नारे के ख़िलाफ़ ही नहीं था कि आपने एक अपने कोलीग के पैर पे कुल्हाड़ी मारी? और हमें तो पता है कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी तो दुकान चमकाने के लिए छोटी से छोटी न्यूज़ भी हो वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं ताकि उनका इसमें फ़ायदा चलता है। और वही हुआ आज जब वाकई में ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब है, तो हम उस दौर को याद कर रहे हैं जब सरफराज अहमद थे और उन्होंने एक अच्छा ड्रेसिंग रूम का माहौल बनाया, जो कि नो डाउट बाबर आजम के इनिशियल ईयर्स में कंटिन्यू किया, लेकिन अब डेस्परेट हैं हम कि उस माहौल को दोबारा रिक्रिएट कर सकें, लेकिन शायद वो उस तरह का माहौल दोबारा से क्रिएट हो ही ना पाए। तो इसमें आई थिंक बाबर आजम इज़ डेफिनेटली एट फॉल्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बाबर आजम से जो मिस ट्रीटमेंट हुई है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लाइक ऑल क्रिकेटर्स और ऑल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, उनके साथ भी मिस ट्रीटमेंट ज़रूर हुई है। जब हम 2023 के वर्ल्ड कप में गए तो उनकी प्राइवेट चैट्स हमने लीक होते हुए देखी। हमने ये देखा कि उनको ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन पे देने पे मजबूर किया गया। इस वक्त ज़का अशरफ चेयरमैन थे, जो कि एक टेम्प्रेरी रोल पे थे और वो कोई भी बड़े चेंजेस नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फोर्स किया बाबर आजम को
रिज़ाइन करवाने पे। और फिर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एक स्टेटमेंट जारी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप जैसे चल रहा है आप अपनी टीम को बैक करें, फैंस को ये कहा गया, लेकिन हम उस कैप्टनसी को दोबारा असेस करेंगे आफ्टर द वर्ल्ड कप। इस वक्त पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुआ था, और अगर हुआ भी हो तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ये बहुत एक अननेसेसरी स्टेटमेंट थी, और इस स्टेटमेंट ने बाबर आजम की कैप्टनसी पे और जनरली एज अ प्लेयर बहुत प्रेशर पे इजाफा किया होगा। और जैसे मैंने कहा कि हमारे जर्नलिस्ट तो हमेशा किसी भी छोटी बड़ी न्यूज़ के पीछे रहते हैं, उनकी हमने ज़ाती ज़िंदगी के बारे में न्यूज़ बाहर होते हुए देखी। और फिर जैसे पीसीबी ने तमाम प्लेयर्स के साथ किया है, जब बाबर आजम को बड़ी बड़ी लीग से ऑफ़र हुई तो उन्होंने कई दफ़ा एनओसी रिवोक की। अभी रिसेंट बात ही है कि जब G20 की उनके पास ऑफ़र थी तो पीसीबी ने उनको एनओसी नहीं दी और उनको कहा कि अपनी टीम पर फोकस करें और आगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जो कि उनको नियरली एज मच मनी नहीं दे सकता जो कि उनको G20 या किसी भी बड़ी लीग में मिलता है। तो बाबर आजम पे मिस ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली हुआ। मेरे ओपिनियन में बाबर शुड हैव लर्नड हिज लेसन जब उनको पहली दफ़ा कैप्टनसी से निकाला गया। उनको शायद दूसरी दफ़ा कैप्टनसी नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल है उनकी अपनी करियर ट्रेजेक्ट्री का। जैसे मैंने कहा कि उनकी शुरू से जो ट्रेजेक्ट्री रही है वो ऑन द राइज रही है। अंडर 19 से लेके कैप्टनसी तक उनकी सारी प्लेयर्स एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस से लेके जो उनका इमेज था वो हमेशा अच्छे से अच्छा होता रहा। तो शायद वो सीखे ही नहीं कि किस तरह गलती करते हैं और गलती के बाद दोबारा खड़े होते हैं। जो मिस्टेक्स वो करते रहते थे छोटी मोटी, वो उनको रिपीट करते गए और जैसे मैंने कहा गलती से नहीं सीखे। लेकिन शायद इस बार का रेजिग्नेशन ये बाबर आजम के दूसरे फेज़ की शुरुआत हो, जब वो समझें कि गलतियों से उनको सीखना पड़ेगा और क्या उनको अगर करियर रीडिफाइन करना पड़े, अपने आप को री इन्वेंट करना पड़े, तो हो सकता है वो अब इसके लिए तैयार हों। तो ये सिल्वर लाइनिंग हमारे पास ज़रूर है। लेकिन सारी बातों की एक बात इसमें यह है कि पीसीबी ने हमेशा से कैप्टनसी को एज अ टूल यूज़ किया है ताकि वो अपनी पावर जमा सकें। वो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, तो वही पीसीबी करते हुए आई है। जब भी कोई कैप्टन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा है उस पर पीसीबी ने इंटरवीन किया है और किसी और छोटे बंदे को कैप्टन बना के या उस बंदे को कैप्टन बना के जो कि उस कैप्टन के करीबी लोगों में से ना हो, एक डिवाइड क्रिएट किया है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया गया जो कि ओडीआई टीम का रेगुलर पार्ट भी नहीं थे। तो सारे जो मूव्स थे वो थे टू ब्रेक द पावर बिटवीन द प्लेयर्स, और उसमें वो कामयाब रहे। अब अगर इसकी बात करें कि पाकिस्तान की टीम का इस पर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या बेहतरी आएगी, तो आई थिंक ये उस पर डिपेंड करता है कि किसको कैप्टन बनाया जाता है। अभी र्यूमर्स ये हैं कि मोहम्मद रिजवान को ओडीआई का और मोहम्मद हारिस को T20 का कैप्टन बनाया जाएगा। अब एज अ कैप्टन ये जैसा भी परफॉर्म करें, सबसे पहला एतराज़ मुझे इस पे ये होगा कि शाहीन अफरीदी जो कि आपका वाइट बॉल कैप्टन बने थे, ये रिगार्डलेस उनके साथ एक नाइंसाफ़ी होगी कि किसी और को कैप्टन बना दिया जाता है जब उनको नेक्स्ट इन लाइन रखा गया था, और ख़ास तौर पे तब जब मोहम्मद हारिस को अगर आप T20 कैप्टन बनाएं जो कि आपकी स्क्वाड का पार्ट नहीं होते थे, और अचानक से आप उन पर इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि उसको कैप्टन बनाया जा रहा है। तो आई थिंक अगर ये दो कैप्टन बनते हैं तो आई हाईली डाउट कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन अगर पीसीबी इसमें सेंसिबल होता है और शाहीन अफरीदी को दोबारा बैक करता है, तो आई थिंक दिस माइट लीड टू गुड थिंग्स इन द फ्यूचर। शायद इस सीरीज़ में नहीं, लेकिन अगर उनको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रॉमिस किया जाता है, उनको कहा जाता है, एटलीस्ट मोहसिन नकवी अपने तौर पे कह सकते हैं कि जब तक मैं चेयरमैन हूँ मैं आपको 1 साल या 2 साल का टाइम दूँ और आप अपनी टीम को अपने हिसाब से बिल्ड करें और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर ये पीसीबी करता है तो आई एम प्रिटी श्योर आपको रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। लेकिन अगर वही डिवाइड एंड रूल वाला चक्कर चलता रहता है और हम लॉन्ग टर्म कोई गोल्स नहीं देखते पीसीबी के, तो शायद हमारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी।